Okay, so today we'll be deriving the expression for lateral shift which occurs when the light ray passes through a glass slab. Glass slab में से जब light ray refract होके बाहर निकलती है, the emergent ray over here, if it is P, Q, R, S is my emergent ray, we can see that the original path of the ray of light has been shifted perpendicular to it by an amount d. d क्या है वहां पर lateral shift है, वो lateral shift के लिए expression derive करना है, ठीक है. In some books it is derived in some other form. हम लोग जो expression derive करेंगे छोटा होगा और easy to memorize भी होगा. Okay. With the help of trigonometric ratios you can convert it back to your own form in any other book. Okay. सबसे पहले चालू करेंगे from the figure. From figure देखो वहां पर it is a glass slab, rectangular glass slab. तो rectangle का concept theory क्या होता है कि भाई दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. सो वहां पर फ्रॉम द फिगर AB पैरेलल टू CD है कि नहीं है. तो देयरफॉर अगर इन दोनों फेस के ऊपर दो परपेंडिकुलर बनाए मैंने MN और M डैश N डैश, वो भी आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो जाएंगे. तो MN पैरेलल टू M डैश N डैश, ये हम बोल सकते हैं. ठीक है. अगर ये प्रूफ हो गया है तो वहां पर देखो एंगल R और एंगल R की वैल्यू इक्वल हो जाएगी. तो देयरफॉर करके दिस इंप्लाइज एंगल NQR इक्वल्स एंगल QR M डैश इक्वल्स R. ऐसे कर सकते हैं. देख लो ये वाला NQR और QRM डैश, R है स्मॉल r, ठीक है. एंगल R है और क्या बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल है भाई, है ना, वो क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल. भाई ये QR क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए. ये प्रूफ हो गया. अब दो फेस पर रिफ्रैक्शन होता है इसमें जब भी हम एंटर करते हैं. देखो एक बार लाइट जब AB फेस से एंटर कर रही है और एक बार लाइट जब CD फेस से लीव कर रही है, इट इज गोइंग रिफ्रैक्शन टू टाइम्स व्हेन इट इज गोइंग थ्रू द ग्लास स्लैब. तो दो बार जब रिफ्रैक्शन होता है तो लिख देंगे एट रिफ्रैक्शन या सिंपल रिफ्रैक्शन एट फेस AB. फेस AB कहां से कहां जा रहा है लाइट, देख लो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं. म्यू कहां से जा रहा है, एयर से जा रहा है ग्लास में. एयर टू ग्लास इक्वल्स क्या होता है, sin I by sin R. ओके. कहां से स्नेल्स लॉ से, तो sin ऑफ I, I वहां पर वो है अपॉन sin ऑफ R, यही होगा. ठीक है. इसको एक इक्वेशन ले लो. फिर देखो रिफ्रैक्शन एट फेस CD फेस पर जो रिफ्रैक्शन होगा, अब वहां से कहां से जा रहा है, ग्लास से वापस एयर में जा रहा है. इक्वल्स वहां पर I क्या हो गया, R हो गया, और R क्या हो गया, E हो गया. तो कितना हो जाएगा sin R बाई sin ऑफ E. ये चीज समझ आ गई, करेक्ट और नॉट. अब देखो जितना अमाउंट से लाइट यहां से घुसते समय बेंड होगी उतना ही वापस बेंड हो जाएगी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, जिस कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ठीक है. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, एयर ग्लास, दिस मींस अब एयर को मैं अगर A बोल दूं, इसको ग्लास बोल दूं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू ऑफ ग्लास एयर बोल सकता हूं कि रेसिप्रोकल ऑफ इट. ये इसका उल्टा भाई, एयर टू ग्लास जाते समय उसका रेसिप्रोकल ही ग्लास टू एयर हो जाएगा. वही चीज दिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. यही बोलने का मतलब. ठीक है. यहां लिख लेना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी. ठीक है. अब वैल्यू डाल दो भाई इसके अंदर, म्यू एयर और ग्लास की यहां पर वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा, sin ऑफ I फ्रॉम 1 एंड 2 कर देना. यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2 sin I बाय sin R इक्वल्स, इसको 1 अपॉन में डालोगे तो क्या बचेगा, sin E बाय sin ऑफ R. तो कैंसल आउट होने के बाद क्या बचेगा, sin I इक्वल्स sin E.
साइन आई इक्वल्स साइन ऑफ ई। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, साइन आई इक्वल्स टू साइन ई हो गया है। अब हमको प्रूफ करना है कि भाई आई इक्वल्स टू ई हो गया। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? यहाँ पर भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया है। दिस प्रूव्स, दिस इंप्लाइज आई इक्वल्स ई हमने प्रूफ कर दिया। आई इक्वल्स ई प्रूफ कर दिया। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब लेटरल शिफ्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग, जो एक्सप्रेशन हमको एक्चुअली में डिराइव करना है। ठीक है, ठीक है, तो डिराइव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट डी वी विल टेक द ट्रायंगल QRL जो हम लोग कंस्ट्रक्शन से बनाए हैं। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल QRL में सबसे पहले लगाओ साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? I माइनस आर। ये बेस हो गया उसका। QL क्या है? बेस है। तो थीटा क्या हो गया? I माइनस आर। तो अप्लाइंग साइन ऑफ I माइनस आर इक्वल्स कितना होगा? साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई B इक्वल्स परपेंडिकुलर हो गया RL अपॉन बेस क्या हो गया? QL। यही होगा कि नहीं हो गया? RL बाई नहीं, परपेंडिकुलर P बाई H होगा ना, QR हो जाएगा। ठीक है, QR हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P बाई H। ये चीज हो गया। यहाँ से RL इक्वल्स कितना हो जाएगा? QR टाइम्स साइन ऑफ I माइनस आर। QR टाइम्स साइन ऑफ I माइनस आर। इसको एक इक्वेशन ले लो। एक इक्वेशन हम यूज कर चुके हैं 1 और 2, इसको 3 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर cos थीटा भी लगाओ एक बार। cos ऑफ थीटा मतलब कौन सा वाले ट्रायंगल में? ये वाले में। देखो QNR में डाल दो यहाँ पर, एक मिनट। फ्रॉम ट्रायंगल QNR cos ऑफ r, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा हो गया भाई? QN हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज हो गया QR इक्वल्स QN बाई QR। ये होगा। अब देखो QN क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉप है इक्वल्स टू T डाल सकता हूं मैं वहां पर। QN की जगह पर T डाल दूंगा इक्वल्स T बाई QR। T बाई QR, यहां से QR इक्वल्स कितना हो जाएगा? T बाई cos ऑफ R। ये लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर पुट करना है इसमें कुछ नहीं। तो देयरफॉर RL तो मेरा लेटरल शिफ्ट है ना, D इक्वल्स कितना था? QR की जगह पर डालेंगे T बाई cos ऑफ R, और ये हो जाएगा साइन ऑफ I माइनस R। साइन ऑफ I माइनस R। और 1 अपॉन cos थीटा को क्या बोलते हैं? सेक थीटा बोलते हैं। आगे एक्सप्रेशन यही लिखना है। L की जगह पर डालेंगे D, RL की जगह पर डालेंगे D इक्वल्स T सेक ऑफ R टाइम्स क्या? साइन ऑफ I माइनस R। दिस इज माय एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट अकरिंग इन ए ग्लास। ठीक है, डी के लिए कुछ लोग अलग टाइप से डिराइव करते हैं। ओके, नाउ टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट मार्किंग्स है, वो ध्यान देना है। प्रिज्म क्या होता है वो बताऊंगा। उसके बाद हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, a relation between angle of deviation delta of the prism and refractive index of the medium of the prism mu। इसके बीच का रिलेशन हमको मिलता है which is called as prism formula। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं कि ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ग्लास प्रिज्म इज व्हाट? ए ग्लास प्रिज्म इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू साइड्स व्हिच इज इंक्लाइंड टू ईच अदर। मतलब इसके अंदर ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसको ग्लास प्रिज्म, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बोलने का मतलब ये होता है कि इसके पास एक और दो पीछे की तरफ मिला करके दो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, और बाकी 1, 2 और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, जिनमें से सभी रेक्टेंगुलर फेसेस एक दूसरे से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। वो जो इंक्लिनेशन जो रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। यही डिसाइड करता है कि रिफ्रैक्शन किस एंगल कितना वैल्यू से डिवाइड कर पाएगा।
यूजुअली एट द लैब व्हाट वी यूज इज अ इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, मतलब उसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और कुछ लेंथ का इसके पीछे हमारा थिकनेस होता है ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो when the ray of light PQ is incident at some angle on the surface AB, एक सरफेस के ऊपर एक रे ऑफ लाइट PQ आकर के इंसिडेंट हो रही है एंगल I पर, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है यहाँ पर, इस नॉर्मल को अगर हम नाम दे देते हैं MO और ये हो जाएगा OM, ठीक है। तो MO के तरफ में बेंड हो जाएगा और क्या होगा, इट विल पास पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पर जो QR पॉइंट है वो CD बेस के पैरेलल जा रहा है, ठीक है लाइन। Once it is coming to the surface AB over there, it will again refract. It is going from glass to air, denser to rarer. It will bend away from the normal. तो ये जो नॉर्मल NO है फेस AB का, उससे दूर की तरफ जा रहा है और उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक। Once we produce the incident ray further, आगे की तरफ प्रोड्यूस किया, देखो ये आगे डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, और रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। They will meet at some point T, and the angle between that exterior angle between them is called as angle of deviation, मतलब जितने अमाउंट से हमारा रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म में जाने के बाद बेंड हो रहा है, डिविएशन। भाई रे ऑफ लाइट जा रहा था ऐसे और वो निकल रहा है कैसे, ऐसे, लाइक दिस। तो भाई इट वाज गोइंग लाइक दिस एंड इट इज कमिंग आउट, सो इनके बीच का जो एंगल है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा ओवर देयर। रेस्ट ऑल द थिंग्स ओवर देयर आर कंस्ट्रक्शन, लेट अस मूव ऑन विद द डेरिवेशन, ठीक है। तो भाई इसका डेफिनेशन आपको प्रिज्म का देख करके लिखना है कि व्हाट इज ए प्रिज्म। प्रिज्म इज ए refractive medium bounded by two faces inclined to each other at some angle called the prism angle, ठीक है। तो ये डिविएशन भी कर सकता है और प्लस डिस्पर्शन भी करता है, तो डिस्पर्शन का एप्लीकेशन बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट अभी हम पहले डालेंगे डेफिनेशन, एंगल ऑफ डिविएशन का डेफिनेशन लिखेंगे। एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ deviation del, what is angle of deviation? Definition, write down. The angle between the incident ray of light, the angle between the incident ray of light and emergent ray is called, and emergent ray is called angle of deviation, is called angle of deviation, angle of deviation। अब यहाँ पर एक ना ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है जो कि बेसिकली सीबीएसई के प्रैक्टिकल में भी एक एक्सपेरिमेंट है प्रिज्म से, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट होता है टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, क्या निकालने के लिए होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालने के लिए। इफ आई टेक आई ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर आई लेता हूँ और वाई एक्सिस पे अगर मैं डेल्टा की वैल्यू को प्लॉट करता जाता हूँ, ठीक है, तो इट इज ऑब्जर्व दैट जब आई की वैल्यू कुछ ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, तो ना डिविएशन की वैल्यू ज्यादा आती है। फिर जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू कम होती है, एक मिनिमम वैल्यू को टच करती है जहां पर डेल एम की वैल्यू मिलती है, और वहां पर जो एंगल होता है उसको आईसी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और उसके बाद ये फिर से बढ़ता है ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ व्हिच इज इंपॉर्टेंट, व्हिच यू आल्सो नीड टू प्लॉट इन द प्रैक्टिकल्स, इन योर प्रैक्टिकल्स। तो दिस एंगल, जिस वैल्यू पर, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेल्टा एम की वैल्यू मिलती है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है जो हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एम क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, मतलब इससे ज्यादा, इससे कम डिविएशन ये प्रिज्म नहीं दे पाएगा, इसके बाद फिर से डिविएशन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आई को हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, डेल की वैल्यू कम होती जाएगी, डेल की वैल्यू कम होती जाएगी और उसके बाद एक मिनिमम वैल्यू को हिट करके वापस ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लेना और वहां पर लिख लेना द लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, the least value of angle of deviation is called angle of minimum deviation, is called angle of minimum deviation। इस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के कंडीशन में दो तीन चीजें होती हैं, मतलब जब एक प्रिज्म एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन दे रहा होता है उस कंडीशन में कुछ वैल्यूज होती हैं, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तो वो हमको बीच बीच में यूज करना पड़ेगा हमारे डेरिवेशन के टाइम। तो जहां पर भी यूज होगा आई टेल यू वेयर टू राइट डाउन, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन को डेल एम से डिनोट करते हैं, लिख लेना डेल एम।
Okay, let us get going with our derivation. The refraction on refraction at face AB, on refraction at फेस AB पर, सॉरी यहाँ पर B नहीं है क्या, AC ले लो। पहला फेस कौन सा है, AC है। ऑन रिफ्रैक्शन एट फेस AC, कहाँ से कहाँ जा रहा है लाइट, एयर टू ग्लास जा रहा है, ठीक है। एयर टू ग्लास में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ I बाई साइन ऑफ R1, ये होगा I बाई R, वहां पर R क्या है, R1 है। एक इक्वेशन इसको ले लेना, ठीक है। वैसे ऑन रिफ्रैक्शन एट फेस AB सेकंड वाला फेस, वहां पर कहां से कहां जा रहा है, ग्लास टू एयर जा रहा है, राइट है ना, ग्लास से एयर, कौन सा, साइन I वहां पर क्या हो जाएगा, R2 है, अपॉन साइन कौन सा हो जाएगा, E, एंगल ऑफ इमरजेंसी R हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। ओके, यहाँ पर भी वही रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट लगाना है, म्यू AG इक्वल्स 1 अपॉन म्यू GA, तो वैल्यू डालने से म्यू AG इक्वल्स कितना हो जाएगा भैया, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो मतलब साइन ऑफ E अपॉन साइन ऑफ R2, ये लिख सकते हैं हम लोग साइन AG को, है ना। दोनों को इक्वेट करके देखो, इसको इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग आ गया 1 और 3, वही सेम काम किए हैं अभी भी, यहाँ पर भी 1 और 3, क्या बचेगा भाई, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इक्वल्स, यस नाउ अंडर द कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, मतलब जब ये एंगल डेल m है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नीचे लिख लेना, इन कंडीशन ऑफ डेल m क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, इसमें भैया I इक्वल्स E होता है, I इक्वल्स E होता है, तो अगर I इक्वल्स E है तो R1 इक्वल्स टू साइन ऑफ, देयरफॉर करके साइन ऑफ R1 इक्वल्स साइन ऑफ R2, therefore this implies R1 equals R2, R1 equals R2। अब यहाँ पर एक और चीज प्रूव करना है मेरे को, PQB इक्वल्स एंगल CRS, अच्छा PQC इक्वल्स ये वाला, एक और चीज प्रूव करना है, एक ये तो प्रूफ हो गया है, ठीक है। एक और चीज प्रूव करना है मेरे को, नीचे लिख लेना, फ्रॉम ट्रायंगल, नॉट फ्रॉम ट्रायंगल आल्सो करके लिखना, जब हमने I इक्वल्स E माना है ना, और ये दोनों MO और OM जो है परपेंडिकुलर सरफेस के, तो ये वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे कि नहीं, देखो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कौन सा एंगल, PQC और SRB, ये इक्वल होगा, ठीक है, ये भी प्रूफ कर लेना, नीचे लिख लेना, आल्सो एंगल PQC इक्वल्स 90 माइनस I, लिख सकता हूं मैं इसको 90 माइनस I है, 90 माइनस I लिख सकता हूं ना, PQC को 90 माइनस I लिख सकता हूं, ठीक। एंड एंगल कौन सा वाला है, देखो SRB इक्वल्स भी 90 माइनस E, ठीक है, 90 माइनस E। अब I इक्वल्स टू E होता ही है, तो उसकी जगह पर I 90 माइनस I लिख सकते हैं, 90 माइनस I, 90 माइनस I, ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ तो आगे लिख देंगे, दिस इंप्लाइज 90 माइनस I, तो भाई PQC इक्वल्स टू SRB प्रूफ हो गया, therefore angle PQC equals angle SRB, ठीक है। अब हम लास्ट इस पे आते हैं, इसके रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल m, मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ग्लास स्लैब एंड डेल m,
के बीच का रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, डेल व्यू और डेल के बीच का रिलेशन डिराइव करना है। कौन सा ट्रायंगल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल ज्योमेट्री के हिसाब से चलते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएंगे फ्रॉम फिगर ये डेल्टा, ये डेल इक्वल्स क्या है देखो, इट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। क्यू पी आर का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। तो मैं क्या लिख लूंगा, डेल इक्वल्स एंगल आई माइनस आर प्लस एंगल ई माइनस आर टू, ऐसे लिख सकता हूँ कि देख लो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर मैं प्रॉपर्टी लिखना तो लिख लूंगा, इसको एक इक्वेशन ले लो। अब इसके बाद लेना है मेरे को इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेना देखो, ए आर ओ क्यू दिख रहा है, ए आर ओ क्यू, ठीक है। ए आर ओ क्यू इज इक्वल टू, इसमें डालना है एंगल ओ प्लस एंगल ए इक्वल्स 180 डिग्री। ऐसा होता है कि नहीं बताओ, मतलब अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स 180 डिग्री है, होता है, ठीक है। इसको एक इक्वेशन 2 ले लो। अब इसके बाद इन ट्रायंगल क्यू आर ओ, ट्रायंगल क्यू आर ओ में क्या लेना है, क्यू आर ओ एंगल आर प्लस एंगल सॉरी r1 प्लस r2 प्लस o इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो r1 प्लस r2 प्लस o इक्वल्स 180 डिग्री, ये ले सकते हैं हम लोग। इसको भी एक इक्वेशन 3 लेके छोड़ दो, सम ऑफ एंगल ऑफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 अब लेना यूज करना है 2 और 3 को, ये o की वैल्यू पुट करनी होगी और कुछ नहीं, फ्रॉम 2 एंड 3 में O की जगह पर अपन लोग 180 माइनस a लिख सकते हैं, हाँ डाल दो एंगल O प्लस एंगल A इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो है ना, ये 180 है, दोनों को इक्वेट कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। अब एंगल ओ हट गया तो एंगल ए इक्वल्स कितना बचेगा भाई, r1 प्लस r2, इसको एक इक्वेशन ले लो 4, है ना। बेसिकली इसको इक्वेट करना है, ऐसा लिख लेना, इक्वेटिंग 2 एंड 3, 180 है तो 2 प्लस 1, एंगल ए इक्वल टू r1 प्लस r2। अब 1 में से यूज करना है कुछ, ठीक है, फ्रॉम 1 डेल इक्वल्स एंगल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, कलेक्ट करो I और E को, I प्लस E इक्वल्स कितना हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग, लिख सकते हैं। अब R1 R2 की जगह पर A डाल देते हैं, इक्वल्स क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस एंगल A, ये लिख सकते हैं, हाँ I प्लस E माइनस एंगल A, ये लिख सकते हैं। इधर क्या था डेल, अब इसको अरेंज कर लेना है बस, I प्लस E इक्वल्स डेल प्लस A, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है with respect to refraction through glass prism। क्या है, एंगल I प्लस एंगल E, इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म A, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको डिराइव करना आगे भी है, अभी इसको एक इक्वेशन ले लो 5 और हम आगे बढ़ेंगे इससे, यहाँ तक